स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक शुरू किया था और उस टॉपिक के अंदर हमने विभिन्न साक्ष्य देखे थे। तो एक तो हमने पृथ्वी से उत्पत्ति संबंधित साक्ष्य देखे थे, दूसरे साक्ष्य थे अप्राकृतिक या अप्रत्यक्ष साक्ष्य जिसमें घनत्व, दबाव और तापमान देखा था। तो उनसे हमें ये पता चला था घनत्व से कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी ऊपरी सतह पर तो कम घनत्व की शैलें मिलती हैं और नीचे जाने पे अधिक घनत्व की शैलें मिलती हैं। पृथ्वी का संपूर्ण पृथ्वी का जो घनत्व है वह 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन ऊपरी सतह पर कम है। इसका मतलब कि ऊपर से नीचे जाने पे घनत्व बढ़ रहा है। तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ऊपर से नीचे जाने में बढ़ रहा है तो आंतरिक भाग का घनत्व काफी अधिक होना चाहिए। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने जब दबाव को देखा तो दबाव में यह माना कि पृथ्वी की ऊपरी सतहों का जो दबाव है वह जब निचली सतहों या परतों पर पड़ता होगा, इस कारण घनत्व बढ़ता चला जाता होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली या लैब में ये चीज डिस्प्रूव हो गई, इस चीज को नकार दिया गया कि कितना ही घनत्व हम दबाव बढ़ा लें, घनत्व को एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो घनत्व दबाव के कारण नहीं बनता। पृथ्वी की आंतरिक शैलें ही ऐसी हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर उनमें तत्व जो पाए जाते हैं, उनमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो भारी होते हैं। ऊपर हल्के एलिमेंट्स हैं, सिलिका है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, जो ऊपर हल्के हैं उनकी मात्रा अधिक है और नीचे जाने पे भारी एलिमेंट से भारी तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये दोनों के आधार पर हमको तीन मेजर बातें पता चली। पहली कि घनत्व जो है वह ऊपर से नीचे जाने में बढ़ता है। दूसरी बात, जो घनत्व है वह सकेंद्रीय परतों के रूप में या कॉन्सेंट्रिक लेयर्स के रूप में बढ़ता है, ना कि अचानक बढ़ गया या किसी एक हिस्से में ज्यादा दूसरे कम, ऐसा नहीं है। पूरे सकेंद्रीय परत के रूप में एक ही तरह का हमको क्या देखने को मिलता है, घनत्व देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर पुरस्सरण या वॉबलिंग या प्रेसेशन बहुत कम पाया जाता है और वह कम पाए जाने के कारण वैज्ञानिकों ने यही इन्फ्रेंस के अनुमान लगाया कि पृथ्वी की जितनी भी सतह है ऊपर से नीचे जाने पर सकेंद्रीय परतों में घनत्व बढ़ता है। और तीसरा, यह घनत्व भारी पदार्थों के कारण बढ़ता है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने में बढ़ते जाते हैं। अब तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह है प्राकृतिक साधन, नेचुरल सोर्सेस, या इनको डायरेक्ट सोर्सेस भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया की अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी क्रिया किसको कहते हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब लावा किसके द्वारा, दरारी उद्भेदन के द्वारा, फिशर इरप्शन के द्वारा, या फिर जो होता है लार्ज इरप्शन जो होता है ना, एकदम से झटके के साथ भूकंप का जो इरप्शन होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, जब लावा झटके से निकलता है, तो दो तरह का जो इरप्शन होता है उनके द्वारा हमको यह पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार की शैलें हैं। अगर उस लावा का परीक्षण करा जाए तो एक तो तापमान मिल जाता है और दूसरा हमको क्या पता चल जाता है उसके परीक्षण करने से कि चट्टानें कौन सी है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। इसकी क्या लिमिटेशन है? इसकी एक सीमा है कि जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है, जिसको वल्केनिसिटी कहते हैं या ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं, ये बहुत अधिक गहराई से नहीं आते। ये 200-300 किलोमीटर से ज्यादा गहरे कभी भी ज्वालामुखी क्रिया नहीं हुई है और ऊपर आते आते इनका कैरेक्टर भी बदल जाता है दबाव के कारण चट्टानों का, और इनका हीट भी कम हो जाती है, ये सब चीजें कम हो जाती हैं। तो यह हमको जो अनुमान मिलता है, प्रत्यक्ष मिलता है, उनके बारे में मिल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा गहराई का नहीं मिल पाता। केवल एक लेवल है, मेंटल तक का मिल जाता है, मेंटल की ऊपरी परतों का मिल जाता है, लेकिन उससे नीचे का हमको नहीं मिल पाता। तो मिलती है जानकारी लेकिन इतनी नहीं मिलती। लेकिन भूकंप क्रिया है अगला हमारा जो प्राकृतिक साधन है। भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप जब पृथ्वी की अंदर विवर्तनिक घटनाएं होती है, विवर्तनिक मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, तो अब टेक्टोनिक एक्टिविटी महाद्वीपीय प्रवाह के कारण भी होती है, प्लेटें आपस में टकराती है उसके कारण होती है। जब प्लेटें टकराती हैं तो उसमें या तो एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं, या एक दूसरे के सहारे सरकती है। तो विभिन्न मात्रा के भूकंप आते हैं। जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो बहुत भीषण भूकंप आते हैं। ठीक है, उसको हम कौन सा प्लेट किनारा कहते हैं? उसे हम विनाशात्मक प्लेट किनारा या डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, ये बाद में हम प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ेंगे, प्लेट विवर्तनिकी में पढ़ेंगे। और जब प्लेटें एक दूसरे के सहारे एक दूसरे दूर जाती हैं तब भी भूकंप आते हैं, लेकिन हल्के भूकंप आते हैं।
और तीसरा है और भी हल्के भूकंप आते हैं जब प्लेटें एक दूसरे के सहारे सरकती हैं। तो ये 3 तरह के भूकंप है और भूकंप क्रिया है। भूकंप क्रिया के साथ ज्वालामुखी क्रिया भी जुड़ी हुई है और उसके साथ हमारे बहुत सारी जैसे आइलैंड आर्क्स का बनना है या हमारे विध्वंसात्मक क्रिया होती है, वो सब उससे जुड़ी हुई है। तो भूकंप क्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी या भूकंप क्रिया। सीस्मोलॉजी इसलिए कहते हैं कि भूकंप से निकलने वाली जो तरंगे हैं उनको हम सीस्मिक वेव्स कहते हैं। सीस्मिक वेव का मतलब भूकंपीय तरंगे। अब भूकंपीय तरंगे जो है, अब देखिए भूकंप जब आता है, मान लीजिए इस आंतरिक भाग में भूकंप आया, ये इसके भूकंप का ओरिजिन है। यहाँ पे कोई 2 प्लेटें आपस में टकराई हैं या सरकी हैं, ये एक दूसरे के नीचे गई है एक प्लेट दूसरे के, तो उसके कारण यहाँ से भूकंप ओरिजिनेट हुआ, शुरू हुआ, और भूकंप की तरंगे यहाँ से ठीक अपने जो लंबवत स्थान है, वर्टिकली उसके ऊपर वाली जो जगह है वहां पर सबसे पहले पहुंचेगा। तो इस जगह जहाँ से ओरिजिनेट हुआ इसको तो फोकस कहते हैं या भूकंप मूल कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके ठीक लंबवत ऊपर जो स्थान है उसे हम भूकंप का अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर है। इसको भूकंप मूल, हाइपोसेंटर, इंग्लिश में इसको हाइपोसेंटर कहते हैं, हाइपोसेंटर, और इसको एपिसेंटर कहते हैं अधिकेंद्र को। यहाँ से यहाँ बहुत जल्दी भूकंपीय तरंगे पहुंच जाती है, ठीक है। और जब यहाँ पर पहुंचती हैं और यहाँ से फिर तरंगे पूरी पृथ्वी पर ट्रैवल करती हैं, गतिमान होती हैं, ठीक है। ये बात समझिए कि जो भूकंप का अधिकेंद्र होता है वो बिंदु के रूप में नहीं होता कभी भी। भूकंप का अधिकेंद्र एक लंबा रूप में, अंडाकार रूप में होता है, और जो इससे तरंगे निकलती हैं वह भी अंडाकार रूप में निकलती हैं, ठीक है। और ये तरंगे अपनी एक निश्चित गति के अनुसार आगे बढ़ती हैं। अब इसमें क्या हुआ कि भूकंप केंद्र हो गया, अधिकेंद्र हो गया, और इसका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ या भूकंप लेखी यंत्र। इसमें क्या होता है, एक पिलर टाइप का अंदर तक घुसा रहता है, और वह जो पिलर है मैं यहाँ बना के बताऊँ आपको, और ये पिलर है मान लीजिए सेंसिटिव, इसके साथ एक वो लगा रहता है डंडा, और यहाँ पर एक उसमें नीडल है जिसमें इंक होती है, और ये एक ड्रम होता है यहाँ पे, और इस ड्रम के साथ ग्राफ पेपर चलता रहता है लगातार, जैसे ईसीजी होता है हमारी बॉडी का, एक ग्राफ पेपर होता है। और जैसे जैसे ये जो हमारा शाफ्ट है जो अंदर घुसा हुआ है, पिलर जो घुसा हुआ है, इसमें जो कंपन होता है वो यहाँ ट्रांसमिट होता है और इसके ऊपर अंकित होता है। इस ग्राफ पेपर के ऊपर यह अंकित होता है। नहीं आ रही अगर कोई भूकंप तो ऐसे रहेगा, और अगर भूकंप आएगा तो तेजी से ये इसके अंदर कंपन हो जाएगा। तो सीस्मोग्राफ एक तरह से ईसीजी जो होता है हमारा, उसकी तरह ही होता है। अब ये जो हमारे अंकन होता है, इसी का फिर अध्ययन किया जाता है। यही भूकंपीय तरंगों का अध्ययन है, जिसको हम, ये भूकंपीय तरंगों का जो अध्ययन है उसको हम सीस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और इसके अध्ययन को और अधिक जब क्लिष्ट में या बहुत अच्छा डेप्थ में किया जाता है तो भूकंपीय टोमोग्राफी या सीस्मिक टोमोग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों बात भी हमारी क्लियर हो गई। अब भूकंप के प्रकार अगर हम देखें तो भूकंप कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के भूकंप पाए जाते हैं। एक तो सामान्य भूकंप है, एक मध्यवर्ती भूकंप है, और एक है पातालीय भूकंप। जो मध्यवर्ती भूकंप है, सामान्य भूकंप है, उसकी जो गहराई है वह 0 से 50 किलोमीटर पाई जाती है, यानी जिस गहराई से वो ओरिजिनेट होता है, निकलता है। मध्यवर्ती भूकंप जो है वह होता है हमारा 50 से 250, और पातालीय जिसको प्लूटोनिक कहते हैं हम, प्लूटोनिक यानी बहुत अधिक गहराई से आने वाला, वह 250 से 700। इससे अधिक गहराई पर भूकंपीय तरंगों का या भूकंपीय क्रिया का ओरिजिन नहीं देखा गया, ठीक है। अब जो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि एक अधिकेंद्र होता है और एक मूल होता है। ये हमारा मूल है मान लीजिए, और ये हमारा अधिकेंद्र है। तो यहाँ से यहाँ जब तरंग यहाँ से यहाँ जब भूकंपीय तरंगों का झटका पहुंचता है तो कोई हमको ऐसी विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती, या कोई डिफरेंट टाइप्स की तरंगे देखने को मिलती। लेकिन इसके बाद जब भूकंप आता है तो यह हमको देखने को मिलता है कि भूकंप के अंदर एक ही तरंग नहीं है, उसमें कई तरंगे हैं जो भूकंप पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के अंदर अलग अलग भागों में ट्रैवल करती हैं, अलग अलग भागों में जाती हैं।
और इसका और अधिक अध्ययन हुआ 1909 में, 1909 में एशिया माइनर में एक भूकंप आया था, उसके अंदर जब अध्ययन किया गया, क्योंकि धीरे धीरे सारी टेक्नोलॉजी विकसित होती गई तो और भूकंपीय तरंगों का अध्ययन भी बढ़ता गया। तो जब भूकंपीय तरंगों का उस समय अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि भूकंपीय तरंगे जो है जब फोकस से निकलती हैं और एपिसेंटर पे पहुंचती है तब तक तो एक जैसी रहती है, और एपिसेंटर के बाद इसमें 3 तरह की तरंगे पाई जाती हैं। और वो 3 तरह की तरंगे हमको कैसे पता चली? ऐसे पता चली कि जब मान लीजिए ये कोई स्थान है, मैं मान लूं कि यही स्थान मान लेता हूं, ए स्थान, ठीक है, ए स्थान। तो ए स्थान है और यहाँ पे भूकंप आया, मान लीजिए बी पॉइंट पे भूकंप आया, तो यहाँ से भूकंपीय तरंगों ने ट्रेवल किया, एपिसेंटर पे पहुंची, उसके बाद ए स्थान की तरफ बढ़ने लगी। तो ए स्थान पे क्या होता है, जैसे जैसे बी पे भूकंप आया तो कुछ ही देर बाद एक यहाँ पे झटका, और उस झटके को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक कंपन, प्रिलिमिनरी ट्रेमर या माइनर ट्रेमर कहलाता है। वो प्राथमिक कंपन आता है। कई बार ये सीस्मोग्राफ पे अंकित भी नहीं हो पाता, हमारे बिल्डिंग के नीचे से, हमारे मकान के नीचे से निकल जाता है और महसूस ही नहीं होता, वह है प्राथमिक कंपन, ठीक है। दूसरा जो क्या होता है, जब ये प्राथमिक कंपन निकल जाता है ये स्थान के नीचे से, उसके थोड़ी देर बाद एक और झटका आ जाता है, कुछ ही सेकंड के बाद, और वो इससे ज्यादा होता है, उसको हम कहते हैं द्वितीय प्राथमिक कंपन, सेकेंडरी, प्रिलिमिनरी, प्राइमरी ट्रेमर। ये तो प्राइमरी ट्रेमर हो गया, ये कौन सा हो गया? सेकेंडरी प्राइमरी ट्रेमर, ठीक है। और उसके कुछ समय रुककर फिर एक भीषण झटका आता है जिसको हम प्रधान कंपन या मेजर ट्रेमर कहते हैं, ठीक है। इन्हीं तीनों कंपनों के आधार पर, इन्हीं तीनों तरह के झटकों के आधार पर हमने 3 तरह की तरंगे बताई। पी तरंग तो बताई प्राथमिक कंपन के आधार पर, एस तरंग बताई हमने द्वितीयक प्राथमिक कंपन के आधार पे, और एल तरंग बताई हमने प्रधान कंपन के आधार पर। तो इस तरह भूकंपीय तरंगों के 3 प्रकार हो गए। अब इसके अलावा एक पॉइंट और रह गया, भूकंप समाघात रेखा, आइसोसीस्मल लाइन। ये क्या होती है? भूकंप समाघात रेखा क्या होती है? जैसे भूकंप का एपिसेंटर है, इससे चारों तरफ भूकंपीय तरंगे सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं, ऊपर सतह पर भी और अंदर भी। और ये ऐसी रेखाएं होती हैं, अगर इसको परिभाषित करें तो कौन सी रेखाएं होती हैं? ऐसी रेखाएं होती हैं जो कि भूकंप मूल से ऐसे स्थानों को जोड़ के बनाई जाती हैं जहां पर कि समान मात्रा में भूकंप के द्वारा नुकसान होता है। आघात, या मान लीजिए क्या कहते हैं, आघात का मतलब वहां पे इंजरी, या बिल्डिंग कितनी टूटी है, या नुकसान कितना हुआ है, उसके आधार पर ये वे रेखाएं होती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि भूकंप के द्वारा समान आघात वाले स्थानों को जोड़कर बनाई जाती है। इन्हें हम भूकंप समाघात रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी ये दोस्तों हमारे स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा है कि भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है, भूकंप का मूल क्या होता है, किस तरह से भूकंप क्रिया हमारे को ज्ञान देती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। यह हम अगले बिंदु में देखेंगे, क्योंकि इन जो जितनी भी 3 तरह की तरंगे हैं, ये तीनों तरह की तरंगे हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बहुत स्पष्ट ज्ञान देती है। और यह बात मैं कहना चाहूंगा कि जितना भी हमारे को ज्ञान है पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर, वॉट एवर वी नो अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, 90% उसका 90% हमको किसके द्वारा पता है, या मैक्सिमम कहूँ 90% भी नहीं, मैक्सिमम जो हमको पता है वो है भूकंपीय तरंगों के द्वारा पता। इन्हीं से हमें सटीक जानकारी मिली है, इन्हीं से हमने इन्फ्रेंस निकाले हैं, और इनके इन्फ्रेंस जो है वह वैज्ञानिक है। उन वैज्ञानिक इन्फ्रेंसेस से जो अनुमान है वह काफी सही है, और इन्हीं को हम आगे पढ़ेंगे। जो हमारा ये दूसरा लेक्चर था भूकंप पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे, जो तीसरा लेक्चर है उसमें हम भूकंपीय तरंगों के प्रकार पढ़ेंगे, उनके चारित्रिक लक्षण पढ़ेंगे, और वे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमें कैसा ज्ञान देती हुए पढ़ेंगे। आपको अगर जो भी क्वेरी हो वो आप इसके अंदर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। थैंक यू।